This call is now being recorded. हेलो बच्चों, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हमारा 8th चैप्टर कंप्लीट हो गया था। आज हम स्टार्ट करेंगे 9th चैप्टर, जो कि आपका क्या है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मींस आपको नाम से ही पता चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्या मतलब है कि हमको बेसिक्स यहाँ ट्रिग्नोमेट्री के अप्लाई करने पड़ेंगे, तभी ही हम यहाँ के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी देखते हैं बच्चे कि अगर हम बात करें कि जो ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस होते हैं वो क्या है बेसिकली, या हम क्या कर सकते हैं, किस किस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्री का रियल लाइफ में यूज कर सकते हैं। तो अभी देखो बच्चे, इस फिगर से हमें पता चल रहा है, मान लो कोई भी टावर है, इसकी हाइट निकालनी है तो हम इसका ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके इसकी हाइट का पता कर सकते हैं। ओके, तो अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेसिकली इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमें अगर किसी भी पॉइंट से, किसी भी पोजीशन ऑफ पर्सन से अगर किसी अदर पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है या फिर उसकी हाइट निकालनी है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर हम कर सकते हैं। इवन यहाँ पर आपको एप्लीकेशंस में बात करें तो एक और एप्लीकेशन इसका हो सकता है कि अगर हमें डेप्थ निकालनी है, ठीक है, मान लो अगर हमारा क्या है, सी से अगर हम क्या करें, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की डेप्थ निकाल रहे हैं किसी पॉइंट से, तो हम ये भी कर सकते हैं। तो कहीं भी अगर डिस्टेंस की बात आती है या फिर अगर हम लैडर की बात करें, लैडर को किसी पॉइंट से हमें किसी हाइट तक पहुंचाना है तो लैडर का कितना लेंथ की नीडेड होगी, तो यहाँ पर बेसिकली डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकाल सकते हैं या फिर ऑब्जेक्ट से किसी पॉइंट की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। यही और ये सारी चीजें हम जो करेंगे, डिस्टेंस जब हम निकालेंगे तो किसका यूज करके करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके करेंगे। और यही आपका इन डेली लाइफ ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन होता है। तो कुछ बेसिक्स बताने से पहले हम आपको रिवाइज करा देते हैं। वैसे आपको पता ही होगा कि क्या क्या हमें यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना है। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनका यूज होगा, तो कि आपका क्या होता है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, लाइक साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। ओके, तो यहाँ पर जो साइन होता है वो आपको पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर आपका परपेंडिकुलर कैसे डिसाइड होता है ये भी देख लेते हैं। जिस भी एंगल से हमको करना है, एंगल का जो इन फ्रंट वाला साइड होगा उसको हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं, और जो एडजेस्टेंट साइड होता है उसको बेस कहते हैं। और ये जो आपका रहता है, जो लॉन्गेस्ट साइड रहती है या फिर जो टिल्टेड साइड रहती है, वो हमेशा क्या होती है, होती है। तो अगर हम साइन की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, जो कि पी बाई एच होता है। यहाँ पर अगर हम बात करें कॉस की तो वो क्या हो जाता है, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, बी डिवाइड बाय एच हो जाएगा। सेम टेन की बात करूं तो टेन क्या होता है, यहाँ पर वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री में हमने करा था जो कि क्या होता था, साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस लिख सकते हैं। सेम यहाँ पर देखो बच्चे, यहाँ पर जो कॉस होता है या फिर ये सारे जो होते हैं वो इनवर्स वाले रेशियोज रहते हैं। ठीक है, तो ये आपका रिसिप्रोकल रेशियोज जो रहते हैं वो क्या रहता है, कॉस जो होता है वो साइन का रिसिप्रोकल होता है, जो कि आपका क्या हो जाएगा, एच बाई पी। सेक का देखें तो सेक आपका क्या होता है, एच बाई बी होता है, जो कि कॉस का रिसिप्रोकल होता है। और कॉट क्या होता है, टेन का होता है। बच्चे हमेशा याद रखना ये दोनों ज्यादा काम आएंगे, क्योंकि हाइट जब हम निकालेंगे या डिस्टेंस निकालेंगे पॉइंट से, तो जो आपका पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन है उसमें टेन और कॉट सबसे ज्यादा काम आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि साइन या कॉस या बाकी चीजें काम नहीं आएंगी, लेकिन मोस्टली हम किसका यूज करते हैं, टेन का और कॉट का यूज करते हैं, क्योंकि ये पॉइंट से डिस्टेंस बता सकती है ऑब्जेक्ट की, और यही आपका क्या कर सकती है, हाइट ऑब्जेक्ट की बता सकते हैं। तो मोस्टली आप याद रखेंगे कि टेन और कॉट का यूज करेंगे हम। और हमको दूसरी चीज क्या पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री की ही चीजें यूज करेंगे, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के किसी पर्टिकुलर एंगल पे वैल्यूज होती हैं उनका भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखो, साइन थीटा या साइन जीरो की वैल्यू ये हमको आती है, क्या होता है, 0, 30 की क्या होती है, 1/2, और 45 की कितनी होती है, 1/√2, 60 की कितनी होती है, √3/2, और 90 की कितनी होती है, 1। ओके, सेम कॉस की वैल्यू जो होती है डिफरेंट एंगल्स पे, या फिर टेन की, कॉसेक की, सेक की और कॉट की, ये इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखेंगे। बचा
एक और चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जैसे पूछा जाए कि हमें कॉसेक का यूज करना है या फिर कॉट का यूज करना है, टेन का यूज करना है, जो कि आपको पता है टेन और कॉट का बहुत यूज करना पड़ेगा। तो जब भी 1090 की या फिर कॉट जीरो तो नहीं करना होगा बेसिकली। अगर हमें 90 का यूज करना है कहीं पे, कॉट जीरो का करना है, वैसे ये पॉसिबल, ये दोनों नहीं यूज होते हैं, लेकिन इन केस तो ये जो नॉट डिफाइंड वाली होती है वो हम नॉट डिफाइंड नहीं लिखते, इसको हमेशा 1/0 लिखते हैं, क्योंकि नॉट डिफाइंड फिर आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। वैसे तो हमारा कभी भी 90 और 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। बट इन केस अगर हमें यूज करना पड़े किसी भी प्रूफ में, तो हम हमेशा इंफिनिटी की जगह या नॉट डिफाइंड की जगह हमेशा 1/0 ही पुट करेंगे, क्योंकि फिर इंफिनिटी आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि सॉल्व तो हम सिर्फ नंबर कर सकते हैं। तो जब भी अगर हमें कभी भी यूज करना पड़े नॉट डिफाइंड का, तो वो हम क्या यूज करेंगे 1/0। ओके, चलिए आगे बात करते हैं बच्चे। ये तो हमारा रिकॉल हो गया जिसका यूज इसमें होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमें यहाँ क्या क्या टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर आएंगी ही आएंगी। तो पहला आपका होता है लाइन ऑफ साइट। ये बहुत ही ऐसे है कि ये नहीं आपका मेंशन होगा, लेकिन इससे ही हम सारे एंगल्स को मेजर करते हैं या डिफाइंड करते हैं। तो इसकी वैल्यू हमें या इसका जो मीनिंग है वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, एक फिगर देख पा रहे हो, ये आपका क्या देख पा रहे हो, टावर देख रहे हो। ठीक है, अगर हम नॉर्मली अगर हम समझे डेफिनेशन को छोड़ के इन डेली लाइफ में समझे, तो लाइन ऑफ साइट का मतलब क्या होता है कि अगर हम बिल्कुल सीधा सीधा देख रहे हैं, लाइक हम ऊपर आइज नहीं कर रहे हैं या नीचे नहीं कर रहे, तो आपका जो सीधा सीधा लाइन खींचते हैं हम, लाइन किसी के आइज के और टावर के बीच में, किसी ऑब्जेक्ट के बीच में, तो जो आपकी इन फ्रंट वाली लाइन होती है, जहां तक आप देख पा रहे हो, जिस लाइन में देख पा रहे हो, वो क्या होता है, लाइन ऑफ साइट होता है। ये तो हमारे डेली लाइफ वाली लैंग्वेज हो गई। लेकिन अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ये क्या होता है, अगर हम आई से किसी भी ऑब्जेक्ट की के बीच में हम लाइन ड्रॉ करते हैं, तो उस लाइन को क्या कहते हैं, उस लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट। साइड का मतलब ही होता है कि देखना। बेसिकली अगर हम साइड का ट्रांसलेशन करें तो इसका मतलब होता है देखना, दिखना। ठीक है, तो हमको जो सीधा सीधा दिख रहा है हमारी आईज से लेकर जो सामने स्ट्रेट लाइन में दिख रहा है, वही क्या होता है, लाइन ऑफ साइट होता है। और ये लाइन ऑफ साइट इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा कि इसी से हम दोनों एंगल को क्या करते हैं, मेजर करते हैं, चाहे वो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो या फिर एब्रीविएशन हो, यहाँ पर ही हम इसका ही यूज करते हैं। ठीक है, अब पहला बात करते हैं, जो 2 एंगल्स हमने आपको बताए हैं कि अगर हम, अभी हमने क्या बात करी थी कि अगर हम आइस को सीधा सीधा रख रहे हैं, स्ट्रेट रख रहे हैं, तो जो लाइन होती है वो क्या होती है, वो आपका ये लाइन ऑफ साइट हो जाएगी। लेकिन अगर हम ऊपर देख रहे हैं तो बेसिकली ये है कि आपका आई किस लाइन में देख रहा है वो आपका लाइन ऑफ साइट हो जाएगा। तो अगर हम ऊपर के साइड देख रहे हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये लाइन ऑफ साइट हो जाएगा। ओके, और जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है और लाइन ऑफ साइट है, इनके बीच के जो एंगल होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इन्हीं का यूज करेंगे जब हम क्या करेंगे, जब हम आपकी लेंथ को फाइंड आउट करेंगे। बच्चा कुछ पूछना चाह रहे हो? ओके, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं कि अगर हम अप साइड देख रहे हैं, ठीक है, तो जो एंगल फॉर्म हो रहा है, अगर हम ऊपर की साइड देख रहे हैं तो जो एंगल फॉर्म हो रहा है लाइन ऑफ साइड और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में, उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। तो रिपीट कर देते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि जो एंगल फॉर्म होता है लाइन ऑफ साइड और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में, अगर कोई ऑब्जेक्ट कहाँ देख रहा है, ऊपर की साइड देख रहा है, जैसे टावर की तरफ देख रहा है, वर्ड की तरफ देख रहा है, एरोप्लेन की तरफ देख रहा है, मीन्स हमको ऊपर अगर फेस करना पड़ रहा है या आई साइड ऊपर करनी पड़ रही है, तो तब हमारा जो एंगल फॉर्म होता है उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। ओके, सेकेंड आपका क्या होता है, सेकेंड आपका होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब नीचे ही होता है। इवन अगर हम बात करें रियल लाइफ डिप्रेशन डिसीज की, तो उसमें भी यही मतलब होता है कि नीचे जाना, मतलब लाइक कोई सी का मोरल नीचे जाना या फिर फीलिंग लो वाला टर्म यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर आप बात करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन की, तो कब होता है, जब कोई भी इंसान या कुछ भी, आपका जो लाइन ऑफ साइड है वो नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है या पॉइंट जो है वो कहाँ है, वो नीचे की तरफ है, तो आपका क्या होता है, तो जो एंगल बनेगा किसके, हॉरिजॉन्टल लाइन के और लाइन ऑफ साइड के, तो उसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। ठीक है,
तो डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी, क्या हो जाएगा, एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द साइड लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको तब क्या करेंगे, अगर हम किसी भी ऊपर वाली चीज से, जो कि आपका कहाँ स्थित है, कहाँ पर लोकेट करती है, आपके ग्राउंड से ऊपर लोकेट करती है, और वहां से हम देख रहे हैं, तो जो भी आपका क्या बनेगा, एंगल बनेगा, वो क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। ये कब कब बन सकता है, अगर हम कुछ एग्जांपल्स ले, तो पहला एग्जांपल आपको अब दिख रहा है कि कब बन सकता है, जब हम टावर से या किसी भी हाइटेड चीज से नीचे देखते हैं, ठीक है। दूसरा कब बन सकता है, जब हम मान लो फिश को या फिर किसी भी इनसाइड बॉडी को, वाटर इनसाइड बॉडी को देखते हैं, ठीक, तो हमें ऑफकोर्स नीचे देखना पड़ेगा, ठीक। या फिर हम क्या कर रहे हैं, किसी भी एक घाटी जो होती है या फिर जो हिल्स होती हैं, वहां से हम किसी भी चीज को देख रहे हैं, तो इस सारे केसेस में जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। ओके बच्चे, लेकिन एक और चीज याद रखना कि एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ नहीं बनता जहां पर हम यूज करते हैं। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता कहाँ है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, दोनों के दोनों एंगल जो बनते हैं बच्चे, चाहे वो डिप्रेशन हो चाहे एलिवेशन हो, वो हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन और किसके बीच में बनते हैं, लाइन ऑफ साइट के बीच में ही बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि ये वाला एंगल है और हमें क्या चाहिए होता है, राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए होता है, तो यहाँ पर हमें ये एंगल चाहिए, लेकिन आपको पता है जो जेड वाला एंगल होता है वो क्या होता है, वर्टिकल, ये अपोजिट जो एंगल होंगे वो आपके क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं, इसलिए जो ये एंगल रहता है वही वाला क्या हो जाता है, ये हो जाता है, ठीक है। दैट्स वाई ये दोनों इक्वल होते हैं, बट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन ये वाला होता है, ये वाला नहीं होता। ओके, इतनी बात समझ आए बच्चे, जहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, दोबारा बता देते हैं, एक काम करते हैं, कंपेयर करके बता देते हैं, ठीक है। तो देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है, जब हम ऊपर की साइड देख रहे हैं, हिंदी में समझ लो, मेन चीज समझ लो कि एंगल ऑफ जो एलिवेशन होता है वो कब बनता है, जब हम ऊपर की साइड देख रहे हैं, कहां से बनता है, जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, ये वाला एंगल। और डिप्रेशन वाला जो एंगल होता है, डेफिनेशन दोनों की वही है कि हॉरिजॉन्टल ऑफ लाइन ऑफ साइड के बीच में जो एंगल बनता है वही एंगल ऑफ एलिवेशन होता है और वही एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। ओके, लेकिन अगर हम डायग्राम से समझे तो एलिवेशन कब बनता है बच्चे, जब हम ऊपर की साइड देख रहे हैं, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ऊपर की साइड देख रहे हैं तो क्या होगा, ये आ जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि आप ऊपर वाली जगह से, ऊपर वाले किसी पॉइंट से नीचे देख रहे हो, तो क्या होगा, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो क्या हो जाता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाता है। डिप्रेशन का मतलब होता है नीचे वाला एंगल, ठीक है, जो नीचे बन रहा है, जो हॉरिजॉन्टल के नीचे है, ठीक, वो डिप्रेशन होता है। तो अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा। लेकिन अभी हमें क्या चाहिए होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक में तो हमेशा क्या यूज होता है, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल यूज होता है, तो ट्रायंगल के अंदर हमें एंगल चाहिए होता है ना बच्चे, इसीलिए हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि टू पैरेलल लाइन के बीच में जो एंगल बनते हैं, जेड फॉर्मेशन वाले जो एंगल्स होते हैं, वो क्या रहते हैं, वो आपके इक्वल रहते हैं, तो ये आपका, ये दोनों इक्वल हो जाता है। ओके, तो ये आपकी डेफिनेशन से हो गया। अभी आप क्या कह सकते हो कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है वो क्या होता है, हमेशा ऊपर की साइड में बनता है, या कोई व्यक्ति जो है वो ऊपर देख रहा है तो तब बनेगा, और जो डिप्रेशन होता है वो जब बनता है जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे होता है, नीचे आप देख रहे हो तब बनता है। ओके, अभी समझ आया बच्चा? अब चल फिर एक क्वेश्चन करते हैं पोल में, अब फिर नहीं आएगा तो फिर हम रिपीट कर देंगे। इसको आंसर करेंगे पोल में, पढ़ लो, ड्रॉ कर लो जो भी वो कह रहा है, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, आंसर करेंगे।
ओके, वेरी गुड। इलेवन बच्चों ने आंसर किया है, 9 बच्चों का सही है। बाकी बच्चा जल्दी से आंसर करेंगे। 30 सेकेंड और दे रहे हैं बच्चे, फिर हम आपका काउंट करना स्टार्ट करें। 5 बच्चे बचे हुए, बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। ओके, चलिए काउंट करना स्टार्ट करें बच्चे। जो 2-3 बच्चे बचे हुए हैं जिनका आंसर नहीं आया है वो कर देंगे। 5, 4, 3, 2 और 1। ओके, 16 बच्चों ने आंसर दिया है, 13 बच्चों का करेक्ट है। 1 सेकेंड बच्चे, देखो क्या कहा गया है कि अगर जो सीमा है वो क्या कर रही है, नीचे देख रही है, किसी पत्थर को देख रही है, ठीक है। तो जब हमारा पत्थर को देख रही है तो वो कहाँ देख रही होगी, नीचे देख रही होगी। ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। वो क्या कर रही है, उसका एंगल ऑफ साइड जो होगा वो कहाँ होगा, नीचे के साइड होगा। तो जो एंगल फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब भी नीचे की तरफ देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ही फॉर्म होता है, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बस। ये वाला क्वेश्चन करेंगे और इसको भी फुल में करना है। डन मैम। वेरी गुड, 8 बच्चों ने आंसर दिया है, करेक्ट है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। ओके, 11 बच्चों ने आंसर दिया है, लास्ट 30 सेकेंड। चल काउंट करना स्टार्ट करें बच्चों। अभी भी 4 बच्चों का आंसर नहीं आया है, जल्दी से कर दो। 5, 4, 3, 2 और 1। ओके, 14 बच्चों ने आंसर किया है, सबका ही करेक्ट है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, किस तरह का एंगल फॉर्म हो रहा है। जस्ट देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, दिया गया है कि रमेश जो है वो ग्राउंड पर स्टैंड कर रहा है, कहीं भी किसी भी पॉइंट पे खड़ा होगा। फिर वो क्या कर रहा है, वो आपका देख रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसका लाइन ऑफ साइट क्या हो जाएगा, ये वाला, ये हॉरिजॉन्टल है। तो अभी
अभी क्या कर रहा है, ये ऊपर की तरफ देख रहा है, तो जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बच्चा, कुछ पूछना है तो पूछ लो, वरना फिर हम नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। इतना करेक्ट, इतना समझ आ गया बच्चा, गलत तो नहीं करोगे, वैसे कुछ नहीं है, वही एंगल बनेगा, लेकिन कब क्या होगा, किस तरह से देखना है, वो आप यहाँ से समझ सकते हो, कब आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है, कब आपका डिप्रेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चे। आपको यहाँ पर रैशनलाइजेशन बहुत काम आएगा, क्योंकि हम जब साइन में या कॉस में वैल्यूज रखेंगे जहां पर रूट होता है, तो हमें वहां पर क्या करना पड़ता है, क्योंकि नॉर्मली जब भी आंसर सॉल्व करते हैं या फिर हम डिस्टेंस निकालते हैं, तो जो हमारा क्या रहता है, फ्रैक्शन जो रहते हैं उसके डिनोमिनेटर में कभी भी रूट नहीं रखते। तो अभी वो रूट हटाने के लिए हम जो प्रोसेस का यूज करते हैं वो क्या होती है, रैशनलाइजेशन होती है। तो हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर जब भी हमें रैशनलाइजेशन करना पड़ता है, तो अगर सिंगल रूट है तो हम क्या करते हैं, उसी रूट का ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसी रूट का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों करते हैं बच्चे, क्योंकि टू रूट्स मिलकर क्या हो जाते हैं, ये हट जाएंगे और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला तरीका होता है रैशनलाइजेशन का, कि अगर सिंगल रूट आ रहा है, सिंगल नंबर आ रहा है रूट में, तो हमारी कोई दिक्कत नहीं होती है, हम सीधा सीधा क्या करेंगे, वहां पर उसी रूट का डिनोमिनेटर और जो आपका रहता है ऊपर वाला पार्ट रहता है, उसमें दोनों में ही क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 8√2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय द 2, ये क्या हो जाएगा, 2 बार आ रहा है, तो ये आपका रूट के बाहर आ जाएगा। देखो अभी यहाँ पर कट रहा है, तो क्या करेंगे, काट देंगे, तो कितना आ जाएगा, 4√2 आ जाएगा। लेकिन बच्चे अगर हमारा, वैसे तो आपको नहीं, यहाँ पर 15 और 75 तो आपके उसमें नहीं आएगा, लेकिन इन केस अगर आता भी है, तो रैशनलाइजेशन कैसे होता है, मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है 4 और यहाँ पर लिखा हुआ है √2 - 1, अगर हमें इसका रैशनलाइजेशन करना है, तो रूट कैसे ही हट सकता है, अगर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं। क्या करें, अगर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे, तभी ही क्या करेंगे, तभी ही वो हट सकता है, क्योंकि स्क्वायर करने से रूट हटता है ना बच्चा। लेकिन अगर आप मान लो सेम का मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये पूरे का होल स्क्वायर आ जाएगा, तब भी 2ab में तो ये आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसका रूट के साथ जो साइन आ रहा है वो चेंज कर देंगे। अगर माइनस आ रहा है तो प्लस कर देंगे, प्लस आ रहा है तो माइनस कर देंगे। क्यों, क्योंकि अगर सेम नंबर के साथ एक ब्रैकेट में प्लस आता है, दूसरे ब्रैकेट में माइनस आता है, तो हमारा क्या हो जाता है, वहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चा, अगर इस तरह से क्वेश्चन आता, तो वो यहाँ पर √2 + 1, और यहाँ पर क्या हो जाता है, √2 का होल स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये रूट हट जाता, तो कितना बनता है, यहाँ पर आपका बनता 2 - 1, तो 1 आ जाता। तो ये सीधा सीधा ये तरीका। तो दो तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं बच्चे, अगर हमें रैशनलाइजेशन करना है कि सिंगल सिंगल हमारा सीधा रूट में नंबर ही दे रखा है, तो उस केस में तो हमें कुछ नहीं करना होता, उसी नंबर से हम आपके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन अगर हमें इस तरह से क्वेश्चन दे रखा है कि 2 टर्म्स है, तो और उसमें रूट आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम वहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना चाहेंगे। तो इसीलिए जो भी साइन आ रहा है, अगर प्लस का आता तो माइनस का हम मल्टीप्लाई करते हैं, अगर माइनस का आ रहा है तो सेम नंबर का, सेम दोनों टर्म का प्लस के साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। समझ आया बच्चा, हाँ या ना, रैशनलाइजेशन में कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। ओके ओके, चलो फिर ये वाला ट्राई करो, क्या आएगा इसका आंसर। ओके, वेरी गुड। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो।
ओके 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 30 सेकेंड और दे रहे बच्चे, जिसने नहीं सॉल्व करा है जल्दी से सॉल्व करके आंसर कर देंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है 120 और डिवाइड में रूट है। तो हमें क्या करना है, मेन हमारा रेशनलाइजेशन का मतलब ही होता है कि हम डिवाइड में रूट नहीं रहने देंगे। तो हम क्या करेंगे, रूट हटाने के लिए, सेम एक ही नंबर है तो हम रूट हटाने के लिए यहाँ पर सेम नंबर से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सेम नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, ये ठीक है अपनी जगह पर 120, √3 ऊपर हो जाएगा, यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर होगा 3। तो ये कितना आ जाएगा, 3 से कट करोगे तो ये 40 बचेगा। तो 40√3 आपका क्या आ जाएगा, 40√3 आंसर आ जाएगा। ओके, जो कि आप लोगों ने दिया भी है और करें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, यहाँ पर ट्राई करो क्या आएगा। हाँ स्क्वायर ही तो है बच्चा, पूरा का स्क्वायर कैसे करेंगे, मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ किसका स्क्वायर करने को कह रहे हो। इसका लेकिन स्क्वायर कर नहीं सकते ना, फिर हमारा पूरा का पूरा साइन ही चेंज हो जाता है। तो दोनों साइड स्क्वायर पता कब करते हैं बच्चे, जब दोनों साइड बराबर ऐसे लिखा हुआ है। तो ये ठीक है, हम इसका स्क्वायर कर सकते हैं कि x² 9 आ गया, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्वेश्चन चेंज नहीं हो रहा, तब भी x = 9 है। लेकिन अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये पता कि ये बराबर आ जाएगा 14400 डिवाइड बाई 3 के। ये और ये सेम है क्या बचा, बताओ, क्वेश्चन चेंज नहीं हो गया हमारा, फिर डिवीजन ही चेंज हो जाएगा। लेकिन हाँ ये वाला जो क्वेश्चन हुआ है, जो 40 ये वाला हुआ, ये ठीक है, ये इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। अगर हम इसमें फिर से ये सेम कर दें, क्योंकि देखो अगर कट करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन अगर हम इसको कर देंगे तो वापस से हम 120√3 ला सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऊपर वाले केस में आप, हाँ मैं वही बता रही हूँ, ये वाला जो करोगे वो क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा, नहीं होगा। 120 डिवाइड बाई √3 अलग वैल्यू होती है, लेकिन 14400 डिवाइड बाई 3 अलग वैल्यू होती है, नहीं आएगी। डिवाइड करके देख लो, दोनों में बहुत अंतर है। तो हम वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, हमें यहाँ पर रैशनलाइजेशन में वैल्यू चेंज नहीं होती। अगर पॉइंट में तुम निकाल के देखोगे तब भी सेम ही आएगा। ठीक है, अगर हम वहां पर 120 में √3 का डिवाइड करते सेम नंबर आएगा, अगर हम 40 में √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो। ओके ओके ओके, वेरी गुड। शुभम बच्चे, आपका डाउट दूर हुआ कि हमने स्क्वायर क्यों नहीं करा है, अगर हमें रूट ही हटाना था तो। बाकी बच्चे भी सॉल्व करो जल्दी से, बताओ क्या आंसर आएगा। चलिए देखते हैं, करेक्ट है आपका आंसर। तो जब हमें यहाँ पर रैशनलाइजेशन करना होगा तो हम क्या करेंगे, हमें a² माइनस b² बनाना है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसमें हम क्या करेंगे, सेम नंबर से साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर देंगे।
देखो अगर हम इस तरह लिख भी रहे हैं तो अगर हम इसको प्रॉपर लिखे, अगर हम वापस जाना चाहें तो कर सकते हैं ना, सीधा सीधा कट जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, तो अभी हम इसीलिए इसका यूज करते हैं क्योंकि ये चेंज नहीं कर रहा है कुछ भी। अब यहाँ पर देखो ये √3 आ रहा है, तो एक ब्रैकेट में आपका क्या है, प्लस है, और दूसरे ब्रैकेट में क्या है, माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, तो कितना हो जाएगा 50। यहाँ पर कितना हो जाएगा √3 - 1, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बच्चे कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो 3 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1। तो 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, और 2 से यहाँ पर कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 √3 - 1। ओके, समझ आया बच्चा, ये आपका क्या आएगा, ये आपका आंसर आएगा। चलिए इसका आंसर करो, क्या आएगा। ओके, ठीक है, ठीक है बच्चा, 4 क्यों आएगा। देखो फिर से 4 नहीं आएगा, 2√5 नहीं, ये भी नहीं आएगा, 2√5 भी नहीं आएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा ना बच्चा ऊपर वाले का। मैं हिंट भी दे रही हूँ, जब हम √5 + 2 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे तो ऊपर होल स्क्वायर बनेगा। होल स्क्वायर में a² + b² + 2a भी आएगा ना बच्चे। नहीं, ये नहीं आएगा आंसर, क्या कर रहे हो बच्चे, होल स्क्वायर बनेगा ऊपर। नहीं, सिर्फ 9 भी नहीं आएगा, ऑफकोर्स बच्चे, सिर्फ 9 कैसे आएगा। चलो मैं तुम्हें हिंट देती हूँ, देखो क्या करना है यहाँ, ये ठीक है अपनी जगह पर, ठीक है, ये ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन हम मल्टीप्लाई किसका करेंगे, √5 + 2 का, क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है, बस बीच का साइन बदल के मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अभी देखो ये भले ही a + b का स्क्वायर, होल स्क्वायर, लाइक ये किसका स्क्वायर बनेगा, a + b है ये, a - b, तो ये स्क्वायर क्या बनेगा, a² - b²। यहाँ देखो ये क्या है, a + b, और ये क्या है, a + b, तो ये क्या बनेगा बच्चा, a + b का होल स्क्वायर बनेगा। अभी बताओ क्या आंसर आएगा। नहीं, नीचे 3 क्यों आएगा बच्चे, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा ना, नीचे तो 1 ही आएगा। 29 नहीं यस आएगा, मैम। 29 कहाँ से आया। मैम टाइपिंग मिस्टेक। हाँ, 3 हट जाएगा, बाकी ठीक है, आपका ठीक है बच्चे। बाकी बच्चे ट्राई करो, अभी तो मैंने बता भी दिया कैसे करना है, ऊपर होल स्क्वायर है और नीचे a² - b²। ठीक है, हाँ मैंने बच्चे आपका आंसर देख लिया था, ऊपर था, करेक्ट था आपका आंसर।
मैम वो उसमें गलती हो गई थी टाइपिंग मिस्टेक में। कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात। ओके ओके। हाँ, मैं आपसे कह रही थी कि मैं तुम्हारा पहले ही देख लिया था आंसर, और आप ही से कहा था कि करेक्ट है आपका। ओके, 30 सेकेंड और दे रहे बच्चा, जो जिसने कर लिया वो आंसर कर दो जल्दी से, फिर हम आपको इसका आंसर बताते हैं कि क्या आएगा। ओके ओके, चलो देखते हैं क्या आएगा यहाँ पर। देखो यहाँ तो आपको पता ही है, ऊपर ऊपर क्या बन रहा है, होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर में क्या करते, अभी नहीं भी करना ना तो आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो। अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि होल स्क्वायर बन रहा है, फॉर्मूला लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, √5 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 5 हो जाएगा, 2 बार रूट में आ रहा है, यहाँ कितना हो जाएगा 2√5। ठीक है, सेम हम 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा 2√5, और 2 का करोगे तो 4 हो जाएगा। ठीक, तो 5 और 4 कितना होगा 9, और ये कितना हो जाएगा 4√5। तो ये या होल स्क्वायर से कर लो तब भी वही आएगा कि a² + b² + 2ab। तो ये कितना आ गया, ये आपका √5 आ गया। अभी ये क्या है, a² - b² लगेगा, तो √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। तो ये नीचे 1 आ गया, ऊपर क्या बचेगा 9 + 4। समझ आया बच्चे? ओके, चलिए ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो करना क्या है कि एक टावर है जो कि वर्टिकली स्टैंड करता है अर्थ पे। क्वेश्चन समझ लेते हैं। वैसे यहाँ पर डायग्राम दिया गया है और आपको बताइए टिक्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करेंगे। क्या कहा गया है कि ये वाला जो पॉइंट है जहां से मान लो अगर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, कोई पर्सन है, वो क्या कर रहा है, ऊपर की साइड देख रहा है। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, अगर ये इस साइड इस तरफ से देख रहा है तो टावर से और इसके बीच की जो लेंथ होगी वो कितना है, वो 15 दे रखा है। और ये जो एंगल है वो जो कि आपका एलिवेशन होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, क्योंकि ऊपर की साइड देख रहे हैं, वो कितना है 60। तो बच्चे अभी 60 जो एंगल है वो आपका जहां से बन रहा है, एंगल के एडजस्टिंग साइड क्या होती है, बेस होती है। तो आप ध्यान रखना कि ये जो 15 दे रखा है वो बेस दे रखा है। ठीक है, जो भी हम टेक्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पर पुट करेंगे वहां पर बेस कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। और हमें निकालना क्या है, हाइट निकालनी है, हाइट ऑफ टावर। तो बच्चे अब हमें क्या सोचना है, इसकी हाइट को हम h मान लेते हैं। हमको ये सोचना है कि हम ऐसा कौन सा टेक्नोमेट्रिक रेशियोज पुट करें जहां पर आपका कितना आ जाए, जितना h = मतलब h और b के वजह से कुछ आए। तो अभी यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप कर सकते हो कि h/b क्या होता है। यहाँ पर h का मतलब है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 10। ठीक, तो 10 और एंगल थीटा कितना दे रखा है 60 दे रखा है, तो ये 60 हो जाएगा। अब h की वैल्यू हमें निकालना है, ये हमें 50 दे रखा है, और 10 60 कितना होता है बचा, √3 होता है। बस अभी तो 15 को हम उस साइड ले जाएंगे, 900 क्यों आएगा बच्चे, तो आंसर कितना आ जाएगा 15√3। तुमने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया ना ये बच्चे, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, 60 से थोड़ी ना करेंगे, एंगल लिखना पड़ेगा हमें। समझ आया कैसे करते हैं, तो हमारा बेसिक कोई बात नहीं बच्चे। तो हमें यहाँ पर क्या करना होता है, टिक्नोमेट्री रेशियोज का यूज करना होता है, क्योंकि एंगल दे रखा है, एंगल को हमें वैल्यू में चेंज करना पड़ेगा, और तभी हम डायरेक्ट एंगल से तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, किसी नंबर से ही कर सकते। तो नंबर में चेंज करने के लिए हम टिक्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करते हैं। तो बच्चा इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है या समझ आ गया, तो हम बेसिकली दो चीजों पे फोकस करते हैं, हमें क्या दे रखा है और हमें क्या निकालना है, और जो साइड हमें दे रखी है जो निकालनी है उनके रेशियो से क्या टिक्नोमेट्रिक रेशियोज बन रहा है वो हम वहां पर वैल्यू पुट करके दोनों को इक्वल रख के सॉल्व कर लें। ओके, चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये तो हो गया, चलिए ये वाला ट्राई करो। सेम है, यहाँ पर देखो हाइट दे रखा है, ये पूछा गया है, बेस पूछा गया, तो एक्स मान लिया करो। ठीक है, और आपको बताना है कि एक्स की वैल्यू कितनी। ट्राई बचा,
नहीं आएगा तो फिर मैं दोबारा समझा। वेरी गुड। ठीक है ठीक है, वेरी गुड बच्चों। चल देखते हैं। देखो क्या दिया गया है, 60 दे रखा है। तो अभी हमको क्या देखना है, दो तरीका हो सकता है, या तो हम 60 डिवाइड बाई एक्स कर ले, जो कि क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस हो जाएगा, या फिर हम बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर भी कर सकते हैं। लाइक ये आपका एंगल है, इसका सामने वाला जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, तो दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। अगर हम p डिवाइड बाय b लिखेंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1060 करेंगे, जो कि सॉरी 1045 करेंगे, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर b डिवाइड बाई p लिखेंगे तो हम cot 45 करेंगे, लेकिन किसी से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 10 और cot दोनों की ही वैल्यू 45 की 1 ही होती है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा p डिवाइड बाई p इज इक्वल टू 1। और p जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है आपका 60, और डिवाइड बाय x इज इक्वल टू 1, तो 60 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x, और या फिर कह लो x इज इक्वल टू 60, जो कि आपकी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दैट पॉइंट जहां से हम देख रहे हैं टू द ट्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो, अब अगर इससे करते तो भी वही रहता कि p डिवाइड बाय b इज इक्वल टू 1, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, डिवाइड ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, जो कि p आपका कितना है 60 है, तो b भी आपका 60 हो जाएगा, या x जो हमने लिया था वो भी 60 हो जाएगा। तो बच्चे इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन सा टेक्नोमेट्रिक रेशियोज लगा रहे हो, क्योंकि वो सेम ही आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला ट्राई करो, क्या है, ट्राई करो, नहीं आएगा तो फिर मैं समझाते हैं। डायग्राम बना दे, बेसिकली है क्या, अगर नहीं समझ आ रहा है तो मैं आपको जरा सा डायग्राम बना। मान लो एक कोई ट्री है, ठीक, और कुछ तो आंधी वादी चली, तो ये क्या हुआ, ब्रेक हो गया। अभी जो ब्रेक हुआ, ये जो अपर वाला पार्ट है वो कहाँ आगे गिरा, गिरा आपका ग्राउंड पे, ठीक है। तो इस तरह से बन जाएगा, तो ये जहां से ब्रेक हुआ है वो वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, वो आपका पार्ट हो जाएगा आपका हाइट, और जितना ब्रेक हुआ है वो आपका क्या हो जाएगा, हो जाएगा। देखो किस तरह से ब्रेक हुआ है, अब ये तुम तो सोचो कि क्या एच होगा, क्या आपका पी होगा, वो आप लोग खुद देखो, मैंने आपको समझा दिया। ट्री जो है वो ब्रेक हुआ है तो वो किस साइड से होएगा, इस साइड से ब्रेक हुआ है कि वो राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ। ट्राई करो क्या आएगा, हाइट कितनी आएगी। और हाइट हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पर हाइट ऑफ ट्री पूछी गई है, दैट मीन्स के पूरा ही पूछा गया है, जो ब्रेक होने से पहले था वो वाली हाइट पूछी गई है। और ये 30 डिग्री है, 300 नहीं है, सॉरी टाइपिंग एरर है ये। ठीक है, तो ये जो एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ वो 30, और ये 8 दे रहा है। और यहाँ पर आपको जो राइट एंगल ट्रायंगल पे इतनी भी हिंट दे देती हूँ मैं कि एच भी निकालना पड़ेगा, मतलब जो आपका परपेंडिकुलर है वो भी निकालना पड़ेगा, और हाइपोटेन्यूज भी निकालना पड़ेगा, और फिर दोनों को जो ऐड करेंगे तब हमारा आंसर आएगा।
क्योंकि हाइट पूछा ना बच्चा, ट्री की हाइट तो वो वाली होगी जो तो टूटने से पहले आपका आया। ओके बच्चा 8√3, ये तो बाद वाली आई, जितना टूटा है वो आया। ये तो आपकी बाद वाला हो गया कि कहाँ से टूटा है, एक अर्थ से लेकर कहाँ तक की हाइट है। आपने सिर्फ एच निकाला ना, ये वाली हाइट निकाल लिया आपने। ठीक है, अच्छा अच्छा ओके। देखो मैं बता देती हूँ कि क्वेश्चन क्या आएगा, मतलब आंसर कैसे करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे ये वाला पार्ट जिसको हम एक्स मान लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, एक्स जो कि परपेंडिकुलर है डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका बेस जो कि 8 है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 1030। 1030 का मतलब क्या है, 1 रूट यहाँ पर डिवाइड बाई 3 आ जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना होगा 8√3। अभी हम नहीं चेंज करेंगे इसको क्योंकि फालतू में नंबर बढ़ाना हो गया, क्योंकि हमें अभी स्क्वायर करना पड़ेगा तो स्क्वायर तो हट ही जाएगा। हमें यहाँ पर चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक समझ आ गया बच्चा कि x कैसे आया, हाँ या ना, इतना बता दो फिर हम आगे बताते हैं। इतनी वाली बात समझ आई कि x जो है, जो टूटने के बाद हाइट बची है ट्री की, वो हमारा x वाला पार्ट रहा है, तो ये हमारा आ गया। ठीक है, अभी इसको हम क्या मान लेते हैं, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, तो हम इसको निकालने के लिए क्या करेंगे कि बेस का स्क्वायर जो कि आपका क्या था 8 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो कि क्या है 8 डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 64, और ये कितना हो जाएगा 64 डिवाइड बाई 3। ठीक है, अब देखते हैं कितना आएगा। अब हम इसको करेंगे, हाँ एलसीएम लेंगे इसका, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा 64 मल्टीप्लाई बाय द 3। देखो यहाँ पर 1 माना ना हमने, एलसीएम लेना तो सबको आता ही है, ये 3 हो जाएगा, ये यहाँ पर प्लस मल्टीप्लाई बाय द 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 12, 12 के बाद 192 प्लस 64 डिवाइड बाई 3। अब इनको ऐड करो तो कितना होगा बचा, ये आ जाएगा 256 रूट 256 डिवाइड बाई 3। अगर इसका रूट लेंगे बच्चे तो आपका कितना आ जाएगा 16 डिवाइड बाई रूट। ठीक है, अभी मल्टीप्लाई करेंगे हम रूट हटाने के लिए, तो कितना आ जाएगा बचा, ये आ जाएगा 16√3 डिवाइड बाई 3। ये करेक्ट आंसर आएगा। हाँ ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज का आंसर आएगा करेक्ट। अच्छा आपने यही बताया था, ओके। अभी हमें क्या करना है, ये हमारा आंसर तब भी नहीं है, हमें क्या चाहिए, हाइट चाहिए, किसकी हाइट चाहिए हमको, 1 सेकेंड, इसको भी चेंज कर लेते हैं क्योंकि इसको प्लस करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा √3 डिवाइड बाई 3। ठीक, तो अगर हम यहाँ पर x प्लस एच करेंगे जो कि हाइट ऑफ
3 रहेगी आपकी, तो ये कितना होगा 8√3 डिवाइड बाई 3 प्लस 16√3 डिवाइड बाई 3। अभी 3 क्या हो जाएगा, ये आपका एलसीएम आ जाएगा, ऊपर का सीधा सीधा ऐड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 24√3 डिवाइड बाई 3, और 3 से ये कट हो जाएगा तो 8√3 आंसर आ जाएगा। ओके, यही आंसर दिया था ना बच्चा तुमने? हाँ यस मैम। ये आपका करेक्ट है। ओके, समझ आया बच्चा कि हाइट आपका कितना हो जाएगा 8√3 हो जाएगा। यहाँ तक इस वाले क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है बच्चा? नो मैम। देख लो एक बार, ठीक है। तो बस इसमें है कुछ नहीं, छोटा छोटा बस टेक्नोमेट्रिक रेशियोज ही लगते हैं, हल्का सा ये कैलकुलेशन है, बहुत बड़ा कैलकुलेशन भी नहीं होता। बस आपको क्वेश्चन समझने की जरूरत है कि एग्जैक्टली पूछा क्या गया है। क्योंकि अगर आप जो हाइट ऑफ ट्री है उसको सिर्फ और सिर्फ इतना मान लेंगे कि जहां से वो ब्रेक हुआ है उतनी हाइट पूछी गई है, तो फिर वो गलत हो जाएगा। बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ इतना अंडरस्टैंडिंग रखनी है आपको कि पूछा क्या गया है, बाकी आप लोग सॉल्व कर ही लोगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। अभी अगर किसी को इस वाले क्वेश्चन में डाउट है तो देख लो एक बार और फिर हम 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, सोच लो कहाँ नहीं आ रहा है, वहां से आप पूछ सकते हो, वरना फिर एक क्वेश्चन हम पोल में करेंगे। किसी को कोई डाउट है बच्चा इस क्वेश्चन में? नो मैम। चलो फिर एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं पोल में। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, टाइम बचे, कोई जल्दी नहीं है, आराम से सॉल्व करो और आंसर करो। आसान सा क्वेश्चन है बच्चे, ज्यादा लंबा कुछ नहीं पूछा गया है। मैम एक बार डायग्राम बना दो। वैसे बच्चे डायग्राम तुमको खुद बनाना पड़ेगा, अभी ये पहला क्वेश्चन है तो मैं हेल्प कर देती हूँ आपकी, क्योंकि एग्जाम में आता नहीं। देखो क्या कहा गया है कि ये ग्राउंड पे एक कोई बिल्डिंग बनी हुई है, ठीक है, और ये किसी पॉइंट से हम क्या करें, इसके शिखर से देख रहे हैं, मतलब इसका जो ऊपर वाला पार्ट है इससे हम क्या करें, ग्राउंड को देख रहे हैं, और जो एंगल बन रहा है जो कि आपका क्या है, ये 30, ठीक है। इस पॉइंट को हमसे क्या करा, हमने इस पॉइंट से देखा, कहाँ पर, ऊपर की साइड देखा, तो जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 है, और ये जो बिल्डिंग से जो पॉइंट है जहां से हम देख रहे हैं वो कितना दूर है, 30 मीटर हाइट निकालना है। ओके, दो बच्चों का करेक्ट है, एक बच्चे ने गलत करा हुआ है। ठीक है टाइम बच्चे, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो आराम से 2-3 मिनट में आराम से करके सही आंसर कर देंगे खुद। कितने बच्चों का ठीक है? 3 बच्चों का बचे। बाकी बच्चा जल्दी से आंसर करो।
डन मैम। ओके 6 बच्चों ने करा आंसर, 3 बच्चों का करेक्ट है, 3 बच्चों का रॉन्ग है। गलत कर रहे हो बच्चे। अभी भी 3 बच्चों का ही करेक्ट है। कल हम कुछ और क्वेश्चन समझाएंगे आपको, तभी पोल में कराएंगे। आई गेस आप लोग अभी समझे नहीं हो। 1 मिनट का टाइम और दे रहे बच्चा, जल्दी से आंसर कर दो। अभी भी 7 बच्चे बचे हुए आंसर करने को। बाय मैम। अरे नो वाई, क्वेश्चन तो सुन लो, आंसर सही नहीं तो तुम्हारा कैसे करना है ये तो सुन के जाओ। ओके चलो काउंट करना स्टार्ट करे बच्चा, जिसने नहीं करा है वो जल्दी से कर देगा आंसर। 5 4 3 2 और 1। 10 बच्चों ने 11 बच्चों ने आंसर किया है, सिर्फ 3 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। देखते हैं आंसर क्या होगा। देखो डायग्राम हमने आपको बना ही दिया था कि डायग्राम क्या होगा आपका, इस तरह से डायग्राम बनेगा। ठीक है, तो ये एंगल कितना दे रखा है, ये एंगल 30 दे रखा है, और ये जो यहाँ पर दे रखा है वो कितना दे रखा है, 30 मीटर दे रखा है। तो क्या हो जाएगा, ये हमें निकालना है, h मान लेते हैं, h डिवाइड बाय डिस्टेंस। तो ये हुआ क्या बचा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस क्या होता है, 1030, और 1030 की वैल्यू जो होती है बच्चे वो क्या होती है, 1 डिवाइड बाय √3 होती है। तो अभी h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 30 यहाँ डिवाइड में है, दूसरे साइड जाएगा किसमें हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी ये आंसर तो हो नहीं सकता क्योंकि हमें डिवाइड में तो √3 रखना नहीं है। तो कितना हो जाएगा ये 30 √3 डिवाइड बाय 3, तो 3 से कट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 10 समझ आया बच्चा, कहाँ गलती करी थी, ये वाली बात समझ आई। ये बच्चों का ठीक था, बाकी बच्चों का गलत था। ये वाली बात समझते हैं बच्चे, ये क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना फिर हम कल कुछ और क्वेश्चन करा देंगे और फिर पोल में करेंगे। यहाँ तक कुछ डाउट है तो